चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है अखिलेश माथुर की। और ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक भूतिया कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली से फैसले से। एक ऐसा फैसला जो कोई भी ले सकता है, पर कभी-कभी यही छोटे-छोटे फैसले सब कुछ बदल कर रख देते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर परेशान करता रहे। ये हॉरर कहानी सिर्फ डराती नहीं, बल्कि अपराध बोध, टैलेंट और हाँ, प्रायश्चित की गहराइयों में भी ले जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। एक ऐसा इंसान जिसकी एक आम सी थकी हारी शाम एक ऐसे अलौकिक, एक ऐसे अजीबोगरीब मोड़ पर आकर खत्म होने वाली थी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये हैं अखिलेश माथुर। कहानी दर्पण नाम के एक बहुत बड़े पब्लिकेशन हाउस में एडिटर हैं। काफी नाम है इनका। सीन कुछ ऐसा है कि एक बुक फेयर में देर रात तक काम करने के बाद वो घर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन मौसम बहुत खराब है, तूफानी रात है और वो बस स्टॉप पर अकेले फंसे हुए हैं। अब देखिए, अपनी बस नंबर 81 तो आ नहीं रही थी और बारिश से बचने की जल्दी में उन्होंने एक फैसला किया, वो बस नंबर 85 में चढ़ गए। एक ऐसा रूट जिससे वो कभी नहीं जाते थे। बस यही एक छोटा सा समझौता, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो अब वो बस में हैं और बस के अंदर ये जो एक मामूली सा सफर लग रहा था, वो असल में एक ऐसी बेचैन कर देने वाली मुलाकात बनने वाला था। एक ऐसी मुलाकात जो अखिलेश के अतीत के दबे हुए राजों को बाहर निकालने वाली थी। बस लगभग खाली थी। वहीं उनकी मुलाकात होती है रजत जैन से, एक नौजवान लड़का जिसकी आंखों में लिखने को लेकर एक अजीब सा जुनून था। और एक अनुभवी एडिटर होने के नाते अखिलेश इस जुनून को तुरंत पहचान लेते हैं। बातचीत में रजत अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसके पास एमएससी की डिग्री है, लेकिन उसका दिल सिर्फ लिखने में लगता है। बताता है कि मां नहीं है और पैसों की तंगी की वजह से पिता को भी देहरादून में बड़े भाई के पास रहना पड़ रहा है। उसकी ये जो संघर्ष भरी कहानी है ना, वो अखिलेश के दिल को छू जाती है। और यहीं पहली बार अखिलेश को कुछ अजीब लगता है, कुछ खटकता है। जब उनका स्टॉप आता है तो रजत अपना छाता ऑफर करते हुए कहता है, आपका घर तो यहाँ से दूर है, छाता ले लीजिए। अखिलेश चौंक जाते हैं। उसे कैसे पता चला कि मेरा घर दूर है? मैंने तो उससे बताया ही नहीं। अब माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल चुका है और कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। रजत जोर देता है कि अखिलेश तूफान थमने तक उसके घर पर रुक जाएं, और अखिलेश ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते हैं, वो जगह खुद रजत की गरीबी की दास्तां सुना रही थी। एक वीरान टूटा फूटा घर। और इसी माहौल में रजत उन्हें एक मोटी सी पांडुलिपि, एक मैन्यूस्क्रिप्ट थमाता है। अखिलेश उसे पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते उनके बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ये कहानियां, ये लिखावट, सब कुछ बहुत जाना पहचाना लग रहा था। और फिर अचानक उन्हें सब याद आ जाता है। 1 साल पहले रजत नाम के एक लेखक की यही मैन्यूस्क्रिप्ट उनके पास आई थी और उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और उसके कुछ ही दिन बाद उस लेखक की, रजत की, एक बस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसका मतलब आज रात वो जिसके साथ बैठे हैं, वो रजत का। अब सोचिए अखिलेश की हालत। उनके सामने एक भूत बैठा है जो हिंसा नहीं बल्कि न्याय मांग रहा है। और अखिलेश की पूरी दुनिया जैसे उनके पैरों के नीचे से खिसक जाती है। रजत का भूत गुस्से में है, लेकिन वो चीखता चिल्लाता नहीं। वो बस एक सवाल पूछता है, तुमने मेरी उम्मीदों से बार बार खिलवाड़ किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो अखिलेश को उनका वो गुनाह याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने एक बड़े लेखक की खराब किताब को छापने के लिए रजत की बेहतरीन कहानियों को नजरअंदाज कर दिया था, सिर्फ अपनी कंपनी की साख बचाने के लिए। अब डर और अपराध बोध का ये बोझ अखिलेश के लिए असहनीय हो जाता है। वो चीखते हुए उस घर से बाहर भागते हैं, उस भयानक साए से दूर, और बारिश में दौड़ते दौड़ते सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो एक राहगीर उनकी मदद कर रहा होता है। अखिलेश उस घर की तरफ इशारा करते हैं और वो आदमी जो बताता है, वो अखिलेश के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है, अरे साहब, वो तो भूतिया घर है। 1 साल पहले एक लड़का मर गया था एक्सीडेंट में। कहते हैं उसी का भूत रहता है वहां। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर और खौफ पर खत्म नहीं होती।
नहीं, इसका अंत होता है प्रायश्चित पर, एक एडिटर के प्रायश्चित पर। तो अखिलेश उस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ घर लौटते हैं जो भूत उनके पास छोड़ गया था, और वो अपनी गलती सुधारने का फैसला करते हैं। वो रजत की कहानियों को किताब की शक्ल में छापते हैं। किताब छपती है और हाथों हाथ बिक जाती है। एक जबरदस्त कामयाबी। इसके बाद अखिलेश उस किताब से हुई सारी कमाई लेकर देहरादून जाते हैं रजत के पिता को देने के लिए। किताब नंबर 1 बेस्ट सेलर बन जाती है। सोचिए, ये एक ऐसी जीत थी जिसमें खुशी से ज्यादा अफसोस था। इस बात का सबूत कि टैलेंट तो था, अखिलेश ने उसे पहचाना भी था, लेकिन उसे दुनिया के सामने लाने में बहुत बहुत देर कर दी। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। जैसा कि कहानी में कहा भी गया है, हुनर कभी दबा नहीं रहता, लेकिन कभी-कभी उस हुनर को रोशनी में लाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे मन में एक सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो भूतों के बारे में नहीं, बल्कि हम सबके बारे में है कि जाने अनजाने में हम हर दिन किसकी कहानियों को, किसके हुनर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन लोगों को जिन्हें शायद हम कम समझते हैं।